आज से हम छत्तीसगढ़ की रियासतों वाला पार्ट चालू कर रहे हैं। इसमें जो है हम सबसे पहले जो है बेसिक देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी रियासत थी। उसके बाद हर रियासत को डिटेल में देखेंगे, जिस तरीके से आजकल क्वेश्चन पेपर में आ रहा है कि रियासतों से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार 2-3 पेपर में अभी आ चुके हैं। तो फिर हम रियासतों को डिटेल में देखेंगे एक एक करके, और अंत में जब हम पूरी रियासत पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम इन रियासतों का विलीनीकरण देखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर यह भी देखते हुए चलेंगे कि कौन सी रियासत के अंतर्गत अगर कुछ किसान आंदोलन ये सब हुए हैं तो वो पार्ट भी हम साथ में ही कवर करते हुए चलेंगे, ताकि जो रियासतों से जितने भी क्वेश्चन आए वो हमसे बन सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, रियासतों को जो है पहले जमींदारी कहा जाता था। ठीक है, तो उस जमींदारी को किस तरीके से जमींदारी का इतिहास आया, किस तरीके से रियासत का इतिहास आया, वो सब हम आज डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में बहुत से प्राचीन राजवंश रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा राजवंश रहा है कलचुरी राजवंश। ठीक है, तो कलचुरी काल में और उसके पहले भी राजवंश में जो है ये प्रथा रहती थी कि अगर राजा का कोई सेनापति राजा को अपनी सैन्य सहायता से खुश कर देता था, यानी या उनका कोई अभियान में उनके साथ जाता था उनको, और उस अभियान को उनको विजयी बनाने में अगर वो मदद करता था, तो राजा प्रसन्न होकर क्या करता था, अपने क्षेत्र में आने वाली कुछ भूमि को उसको जो है उपहार स्वरूप उस व्यक्ति को दे देता था या उस सेनापति को दे देता था। अब कई भूमि ऐसी होती थी जो राजा जो है पूर्ण रूप से फ्री में दे देता था, ठीक, और कुछ भूमि ऐसी होती थी जिसमें वो भूमि तो उस व्यक्ति को देता था, लेकिन साथ में बोलता था कि आपको इस भूमि के एवज में एक वार्षिक राशि हमको देनी पड़ेगी। तो कुछ भूमि जो रही वो टैक्स फ्री रही, यानी राजा उनसे कोई भी टैक्स नहीं लेने लगे, और कुछ भूमि ऐसी रही जिनसे जो है कुछ वार्षिक कर के रूप में राशि ली जाने लगी, जिसको टकौली कहा जाता था। ठीक है, यानी जमींदारों से जो वार्षिक कर लिया जाता था उसे टकौली कहते थे। अब जो ये भूमि राजा के द्वारा किसी व्यक्ति को दी जा रही है, तो वो ही व्यक्ति जो है उस भूमि का मालिक हो जाता था, और वो व्यक्ति उस भूमि का जमींदार कहलाने लगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है जमींदारों का इतिहास जो है छत्तीसगढ़ में आता है, पूरे भारत में भी इसी तरीके से आता है। अब यहां पर क्या होता है, अब कुछ जमींदारी जो है धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में ऐसे जमींदारियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। ठीक है, अगर हम मध्य प्रांत की बात करें तो मध्य प्रांत में भी लगभग 600 से 700 जमींदारियां आती थी, जिनको बाद में रियासत में बदला गया था। अब क्या हुआ, जब 1857 की क्रांति आती है तो छत्तीसगढ़ में वैसे ही बहुत सारी जमींदारियां थी। लगभग उस समय 1857 की क्रांति के समय लगभग 32 जमींदारी केवल छत्तीसगढ़ में थी। तो अब क्या होता है, जब 1857 की क्रांति आती है तो कई जमींदारी ऐसी रहती है जो कि अंग्रेजों के विरोध में काम करती है। ठीक है, जैसे आप सोना खान की जमींदारी देख लीजिए, ठीक है, 1857 क्रांति होती है, सोहागपुर की जमींदारी देख लीजिए, उदयपुर की जमींदारी देख लीजिए। तो ये सब क्या करती है, अंग्रेजों का विरोध करती है। ठीक है, तो यहां पर जब 1857 की क्रांति खत्म हो जाती है तो उसके बाद जो है अंग्रेज जो है पूरी चर्चा करते हैं कि कौन सी जमींदारी किस तरीके से अंग्रेजों का विरोध की। तो एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है मिस्टर टेम्पल, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनती है। वो समिति ये जांच करती है कि इन जमींदारियों को किस तरीके से जो है हमारा भक्त बनाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से टेम्पल की जो रिपोर्ट आती है, जो मिस्टर टेम्पल समिति बनती है, तो वो 1862 में अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, और अंग्रेजों को उस रिपोर्ट में यह बोला जाता है कि आप ऐसी जमींदारी जो कि बहुत बड़ी हो, ऐसी जमींदारी जो कि बहुत पुरानी हो, या ऐसी जमींदारी जो सैन्य रूप से बहुत मजबूत हो और वो सब अंग्रेजों के भक्त हो, तो ऐसी जमींदारी को हम क्या करते हैं, रियासत का दर्जा दे देते हैं। और जो जमींदारी छोटी थी या जो जमींदारी अंग्रेजों का विरोध की थी, ऐसी जमींदारियों को क्या करेंगे, जो उन जमींदारों की जो भूमि रहेगी उनको खालसा क्षेत्र में मिला देंगे, या जो अब रियासत के राजा रहेंगे तो कुछ भूमि उन रियासतों में मिला देंगे। तो इस तरीके से जो टोटल जो है 32 जमींदारी जो रहती है 1862 में, उन 32 जमींदारियों में से छत्तीसगढ़ की जो जमींदारी रहती है उनको 14 जमींदारियों को रियासत का दर्जा दे दिया जाता है। तो अब इस तरीके से जो है अगर हम देखें तो यहां पर जो जमींदार रहते थे उनको करद प्रमुख भी बोला जाता था। आपको याद रखना है, जमींदारी जो जमींदारी भूमि रहती थी उसको करद भूमि बोला जाता था, और जमींदार के प्रमुख को करद, जैसे हम जमींदारी के प्रमुख को जमींदार बोल रहे हैं तो उसी समय जो है जमींदार को करद प्रमुख भी कहा जाता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जमींदार की जो भूमि रहती थी उसको करद भी कहा जाता था,
और जो जमींदार को करत प्रमुख भी कहा जाता था। क्लियर है? तो यानी ट्रिब्यूटरी चीफ। ठीक है, तो करत प्रमुख यानी जमींदार जो है उसका नाम करत प्रमुख भी था, ट्रिब्यूटरी चीफ। ठीक है, अब जब ये जमींदारी जो है इनको रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा तो यहां पर जो है फ्यूडेटरी चीफ जो है वो जो रियासत के राजा होंगे उनको सामंत बोला जाएगा। ठीक है, तो रियासत के प्रमुख अब सामंत कहलाएंगे। जो पहले कहला रहे थे करत प्रमुख, अब उनका नाम बदल के कर दिया गया सामंत। जमींदारी का नाम बदलकर कर दिया गया रियासत, और यहां पर या इसको बोल सकते हैं ट्रिब्यूटरी बदलकर हो गया फ्यूडिटरी। ठीक है, अब यहां पर क्या परिवर्तन आया जमींदारी से रियासत में वो देख लेते हैं। पहले क्या होता था, जो जमींदार रहता था वो अपने कार्य करने में स्वतंत्र रहता था, कुछ मामूली हस्तक्षेप होता था, यानी चाहे उसकी जमींदारी में दीवानी मामले आए, चाहे फौजदारी मामले आए, किसको क्या सजा देना है, कहां पे सैन्य कार्रवाई करना है, ये सब पूरा जो था वो जमींदार के अंतर्गत आता था। लेकिन यहां पर जब इन जमींदारियों को रियासत का दर्जा मिला तो वहां पर जो है उन रियासतों के जो प्रमुख थे उनसे साइन करवाया गया कि या तो आप जो है जो हम रियासत का दर्जा दे रहे हैं आप ले लो, नहीं तो हम आपकी रियासतों को खत्म करके वैसे ही खालसा क्षेत्र में मिला लेंगे। तो उन रियासतों के लिए जो साइन करवाया गया, उनका जो संधि हुई, उसमें यह बोला गया कि ऐसी मतलब जो रियासतों को क्या क्या चीजें माननी पड़ी कि आप दीवानी मामले देख सकते हैं, फौजदारी मामले देख सकते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति को, चाहे वो आपके क्षेत्र में विद्रोही क्यों ना किया हो, उस व्यक्ति को आप जो है फांसी की सजा नहीं सुनवा सकते। फांसी की सजा तभी दी जाएगी जब आप अपने क्षेत्र के ब्रिटिश अधिकारी से उस चीज के लिए परामर्श करेंगे। ठीक है, यानी जब तक अगर आप किसी को फांसी की सजा नहीं दे सकते, फांसी की सजा देना है तो आपको पहले अपने क्षेत्र के ब्रिटिश अधिकारियों से चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, आप किसी के ऊपर सैन्य कार्रवाई ऐसे व्यक्तियों के ऊपर नहीं कर सकते जो कि अंग्रेजों के भक्त हों, यानी अंग्रेजों का जो मित्र है वो रियासती जनता का, राजा का भले ही दुश्मन क्यों ना हो, रियासती राजा उसके ऊपर जाकर आक्रमण नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो है जमींदारी जो है रियासत के रूप में बदल गई और रियासत के जो राजा बने उनके ऊपर कई सारी पाबंदी लगा दी गई। तो रियासतों के जो राजा थे उन्हीं को कहा गया सामंत, और जो जमींदारी होते थे जमींदार उनको कहा जाता था करत प्रमुख या जमींदार जो हम कहते हैं। क्लियर है? तो यहां से जो है जमींदारियां बदल गई रियासत में। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी जमींदारी को रियासत का दर्जा कब कब मिला। लेकिन उसके पहले जो हमारी छत्तीसगढ़ में जो टोटल 32 जमींदारी से 14 रियासतें बनी, तो उन रियासतों को क्या क्या बोला जाता था अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो बस्तर, कांकेर और कवर्धा, ठीक है, ये जो 3 जमींदारी थी जिनको बाद में रियासत का दर्जा मिला, तो ये 3 बस्तर, कांकेर और कवर्धा जो जमींदारी थी इनको बोला जाता था छत्तीसगढ़ जमींदारी। इन तीनों को मिलाकर बोला जाता था बस्तर, कांकेर और कवर्धा। इन 3 जमींदारी को मिलाकर बोला जाता था छत्तीसगढ़ जमींदारी। खैरागढ़, छुई खदान और नांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान और नांदगांव, ये 3 जमींदारी को मिलाकर बोला जाता था खालोटी जमींदारी क्षेत्र। खालोटी का मतलब निचले क्षेत्र, ऐसे जमींदारी जो निचले क्षेत्रों में आती है। ठीक है, तो यहां पर जो है बस्तर, कांकेर, कवर्धा की जमींदारी को बोलते थे छत्तीसगढ़ जमींदारी। खैरागढ़, छुई खदान और नांदगांव को मिलाकर बोलते थे खालोटी जमींदारी यानी निचले क्षेत्र, और ये 6 को मिलाकर एक साथ बोलते थे नागपुर जमींदारी। क्लियर है? इन 6 जमींदारी को मिलाकर बोला जाता था नागपुर जमींदारी। ठीक, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, इन जमींदारियों को मिलाकर बोला जाता था संबलपुर की गड़जात जमींदारी। संबलपुर की गड़जात जमींदारी, इन 3 जमींदारियों को मिलाकर बोला जाता था रायगढ़, शक्ति और सारंगढ़ को। और जो सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, कोरिया और चांग बखार, ये 5 जमींदारी थी जिनको मिलाकर बोला जाता था छोटा नागपुर से संबंधित जमींदारी। ठीक है, तो इस तरीके से जमींदारियों का वर्गीकरण था, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ जमींदारी बस्तर, कांकेर, कवर्धा को बोलते थे। खैरागढ़, छुई खदान, नांदगांव जो थी वो थी खालोटी जमींदारी। रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़ संबलपुर की जमींदारी, और बाकी जो 5 थी जो ऊपर के हैं हमारी सरगुजा, उदयपुर, कोरिया, जसपुर, जांग बखार, उनको बोलते थे छोटा नागपुर से संबंधित जमींदारी। ये कुछ मैंने बेसिक बताया। अब यहां पर देखते हैं कि जब इन जमींदारियों को रियासत का दर्जा कब कब दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें बस्तर, कांकेर, खैरागढ़, छुई खदान, नांदगांव, कवर्धा और शक्ति, इन जो ये हमने पढ़ा बस्तर, कांकेर, खैरागढ़, छुई खदान, नांदगांव, कवर्धा और शक्ति, इन जमींदारियों को रियासत का दर्जा मिला है 1865 में।
1865 में ये जमींदारी जो है वो उनको रियासत का दर्जा दिया गया था। रायगढ़ और सारंगढ़ को रियासत का दर्जा मिला है 1867 में। तो रायगढ़ और सारंगढ़ रियासत का दर्जा पाए हैं 1867 में। लेकिन क्या हुआ था, जब ये जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया जा रहा था तो शुरू में जो कोरिया, ये सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, कोरिया, चांग बकार, ये उस समय मध्य प्रांत का हिस्सा नहीं थी। ये रियासतें या ये जमींदारियां जो थी, आप बोल लीजिए, वो हिस्सा थी उड़ीसा बंगाल क्षेत्र की। तो उस समय जब ये 1862, 1865, 1867 का समय चल रहा है, तब तक ये जमींदारी जो है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मध्य प्रांत में नहीं आती थी। क्लियर है। ये जो है 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है, तो बंगाल विभाजन में मध्य प्रांत के ऐसे क्षेत्र जहां उड़िया भाषा बोली जा रही थी या उड़िया बोली बोली जा रही थी, उन रियासतों को जो है मध्य प्रांत से निकालकर मिला दिया गया था उड़ीसा और बंगाल क्षेत्र में। और उड़ीसा और बंगाल क्षेत्र की ऐसी जमींदारियां या रियासतें जहां पर हिंदी भाषा बोली जा रही थी, उनको मिला दिया गया था मध्य प्रांत में। तो जो मध्य प्रांत में 1905 में आकर 5 रियासतें मिलती है मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ में, वो थी सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, कोरिया और चांग बकार। ये जो है 1905 में छत्तीसगढ़ का भाग बनती है या मध्य प्रांत का भाग बनती है। लेकिन अगर हम बात करें, जब ये उड़ीसा और मान लीजिए बंगाल वाले क्षेत्र में आ रही थी, तो इन 5 जमींदारियों को भी रियासत का दर्जा कब मिला, तो इन 5 जमींदारियों को सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, कोरिया, चांग बकार, इनको रियासत का दर्जा मिला था 1899 में, जब ये किसके अंतर्गत थे, बंगाल उड़ीसा प्रांत के अंतर्गत आ रहे थे। ठीक है। और जब ये 5 बंगाल उड़ीसा प्रांत के अंतर्गत आ रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में कौन सी 5 रियासतें थी जो उड़िया भाषा बोल रही थी, वो थी कालाहांडी, पटना, सोनपुर, रैराकोल या रैणाकोल या और बामरा। कालाहांडी, पटना, सोनपुर, रैणाकोल और बामरा, इनको जो है रियासत का दर्जा मिल गया था 1865 में। क्लियर है। तो 1865 में जो है ये 5 रियासतों को, जमींदारियों को रियासत का दर्जा मिल गया था और ये मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता था। तो अगर हम देखें तो 1865 में किसको, कितनी रियासतों को यहाँ पर या कितनी जमींदारियों को रियासतों का दर्जा मिल गया था, तो अगर उनकी संख्या देखें तो उनकी संख्या है 12। 1867 में 2 को और मिला था, रायगढ़ और सारंगढ़, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाली रियासतों की संख्या हो गई 14। क्लियर है। तो जब बंगाल विभाजन होता है, तो बंगाल विभाजन के तहत जो ये 5 रियासतें हमारे मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आ रही थी, इन रियासतों को निकालकर भेज दिया जाता है किसके पास, बंगाल उड़ीसा प्रांत के पास, क्योंकि ये उड़िया भाषा बोल रहे थे। और जो वहां पर बंगाल उड़ीसा प्रांत के अंतर्गत जो हिंदी भाषी रियासतें थी, उनको मिला दिया गया मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में। क्लियर है। तो इस तरीके से जो हम ये 14 रियासतें पढ़ते हैं, ये एक्चुअल में 1905 में छत्तीसगढ़ के हिस्से थे पूरे। तो ये 14 रियासतें जो अब भी हम वर्तमान में छत्तीसगढ़ को देखते हैं, तो ये 14 रियासत जो है 1905 में पूरी तरीके से 14 रियासत हमारे पास आ गई थी। क्लियर है। तो यही जो है आजादी तक यही 14 रियासतें हमारे पास रही। तो जब यहां पर रियासतों का विलीनीकरण हो रहा, मतलब यहां पर जब जमींदारियों को रियासतों का दर्जा मिल रहा था, तो उस समय मध्य प्रांत में टोटल 115 रियासत बनी थी। ठीक है। जिसमें से 14 रियासत जो थी वो छत्तीसगढ़ में थी। क्लियर है। तो 1862 के समय जो है या 1865 में आप बोल लीजिए, तो 115 टोटल रियासतें मध्य प्रांत के अंतर्गत आती थी जब रियासतों का विलीनीकरण हो रहा था। तो उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में उस समय 14 रियासत आती थी। क्लियर है। तो यहां पर हमने जो है बेसिक पार्ट कवर किया है कि कौन कौन सी रियासतें छत्तीसगढ़ में आती थी। अब यहां पर ये देख लेते हैं कि कौन सा रियासत का कितना क्षेत्रफल था। तो अगर हम देखें तो बस्तर का जो क्षेत्रफल था वो था 13,002 वर्ग मील। यहां पर जो है कई बुक में 13,062 वर्ग मील मिलता है, कई बुक में 13,002 वर्ग मील मिलता है, कई में 13,001 वर्ग मील मिलता है। तो ये जो है उसका क्षेत्रफल जो है एरिया हर बुक में अलग अलग दिया है। ठीक है। तो इसका कोई डाउट मत कीजिएगा, पेपर में कभी भी आपका क्षेत्रफल नहीं पूछेगा। इसको सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन सी रियासत जो है बड़ी थी और कौन सी रियासत छोटी थी। हो सकता है कि पेपर कठिन करने के लिए आपको रियासतों को उनके क्षेत्रफल के हिसाब से जमाने बोल दे, तो इसी के लिए केवल हम बेसिक लिख रहे हैं, यहां पर पढ़ रहे हैं। आप इसको क्रम से एक बार जमा के भी लिख लीजिएगा, कभी पेपर में भूले चूक ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपसे बन जाए। तो बस्तर था 13,002 वर्ग मील। कांगेर बस्तर जो थी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी।
कांकेर था 1429 वर्ग मील, कवर्धा था 798 वर्ग मील, खैरागढ़ था 931 वर्ग मील, छुई खदान 154 वर्ग मील, नांदगांव 871 वर्ग मील, रायगढ़ 1486 1486 वर्ग मील, सक्ती 138 वर्ग मील। सक्ती जो है मध्य प्रांत की, आप बोल लीजिए छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत सक्ती थी, 138 वर्ग मील। सारंगढ़ 540 वर्ग मील, सरगुजा 6055 वर्ग मील, उदयपुर 1055 वर्ग मील, जसपुर 1963 वर्ग मील, कोरिया 1631 वर्ग मील और चांद बखार 906 वर्ग मील। ठीक है, तो आप इसको क्रम से जमा लीजिएगा तो आपको वही आसानी होगी, केवल क्रम याद करना। और सबसे बड़ा और सबसे छोटा देख लीजिएगा, सबसे बड़ा बस्तर है, सबसे छोटा सक्ती रियासत है। बाकी इनको क्रम से जमा कर कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि मेरे को ये छत्तीसगढ़ जमींदारी, खालोटी जमींदारी भी आपको बताना था, इसी के लिए जो है मैंने क्रम से इसको नहीं जमाया है। क्लियर है, तो आप इसको क्रम से जमा लीजिएगा। अब जो है, अब हम देखने जा रहे हैं कि खैरागढ़ जमींदारी का इतिहास क्या रहा है। खैरागढ़ जमींदारी के विषय में जो इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको अब हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो अब हम एक एक करके सभी रियासतों को पढ़ेंगे कि उस रियासतों की क्या क्या प्रमुख चीजें रही हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है खैरागढ़ रियासत, जिससे वर्तमान में क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था। तो अगर हम बात करें तो खैरागढ़ रियासत के इतिहास समझने के लिए हम थोड़ा सा उसका बेसिक इतिहास को जान लेते हैं, तब हम खैरागढ़ के जो राजा रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। तो खैरागढ़ में जो है मुख्य रूप से एक नागपुर के आसपास के क्षेत्र में एक जमींदारी पड़ती थी जिसका नाम था पालकोटगढ़। ठीक है, नागपुर के आसपास के क्षेत्र में पालकोटगढ़ नाम की एक जमींदारी पड़ती थी। ठीक है, तो यहां पर जो पालकोटगढ़ के राजा थे उनका नाम था पृथ्वी कुमार। तो पालकोटगढ़ जमींदारी के जो प्रमुख थे पृथ्वी कुमार, उनके दो बेटे थे, एक बेटा था लक्ष्मी निधि और एक बेटे थे प्रतापगढ़। तो जब यहां पर पालकोटगढ़ के राजा पृथ्वी कुमार या जमींदार की मृत्यु होती है तो इनके दोनों बेटे लक्ष्मी निधि और प्रतापगढ़ के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। तो यहाँ यानी दोनों के मध्य जो है मनमुटाव की स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी निधि रहते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो इस क्षेत्र को छोड़कर जो है अपना इस क्षेत्र से बाहर अन्य राज्यों की यात्रा में चले जाएंगे, या उस समय उसको विदेश यात्रा बोला जाता था। जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र की यात्रा में जाता था तो उसको विदेश यात्रा बोलते थे। तो यहाँ पर लक्ष्मी निधि डिसाइड करते हैं कि वो अपने भाई प्रतापगढ़ को ही यहाँ का जमींदार रहने देते हैं और वो खुद निकल जाते हैं अन्य क्षेत्रों की यात्रा में, यानी विदेश यात्रा में। तब लक्ष्मी निधि जो है वो पहुंचते हैं मंडला। मंडला भी एक जो है बड़ा क्षेत्र रहता है, जमींदारी रहती है उस समय, और मंडला के जमींदार जो रहते हैं उनका नाम रहता है संग्राम सिंह। ठीक है, तो यहां पर जो है जब ये लक्ष्मी निधि मंडला पहुंचते हैं तो संग्राम सिंह क्या करते हैं, ये लक्ष्मी निधि को अपना प्रधानमंत्री यानी दीवान बना देते हैं। ठीक है, तो संग्राम सिंह क्या करते हैं, इस लक्ष्मी निधि जो यहां से आ रहे हैं नागपुर के आसपास के क्षेत्र पालकोटगढ़ से, लक्ष्मी निधि को संग्राम सिंह अपना प्रधानमंत्री बना देते हैं। अब क्या होता है, अचानक क्या होता है, मंडला जमींदारी पर आक्रमण होता है बुंदेलखंड के जमींदार के, मतलब बुंदेलखंड के जो जमींदार या राजा रहते हैं वो आक्रमण कर देते हैं किसके ऊपर, मंडला के ऊपर, संग्राम सिंह के ऊपर। तब संग्राम सिंह क्या करते हैं, अपने जो दीवान यानी प्रधानमंत्री है लक्ष्मी निधि, उनके नेतृत्व में एक सेना भेजते हैं, जाकर आप जो है बुंदेलखंड के राजा को हरा कर आइए। तब यहां पर जो है जो संग्राम सिंह के सेना जो रहती है जिसका नेतृत्व लक्ष्मी निधि करते हैं, लक्ष्मी निधि जाते हैं और बुंदेलखंड के राजा को हरा देते हैं। तो इस तरीके से जो है जब बुंदेलखंड के राजा को हरा दिया जाता है तो जो मंडला के शासक संग्राम सिंह रहते हैं काफी प्रसन्न होते हैं लक्ष्मी निधि से, और वो अपनी जमींदारी के अंतर्गत आने वाला एक परगना जिसका नाम रहता है खोलवा, ठीक है, अपनी जमींदारी यानी मंडला जमींदारी के अंतर्गत खोलवा परगना आता था, वो खोलवा परगना जो है यानी भूमि जो खोलवा परगने की थी वो दान में दे देते हैं लक्ष्मी निधि को प्रसन्न होकर। ठीक है, और लक्ष्मी निधि जो रहते हैं अब वो इस क्षेत्र से आ जाते हैं खोलवा परगना, क्योंकि वो भूमि उनको मिली रहती है। ठीक है, तो 1487 में 1487 में यहां पर जो है खोलवा परगना में लक्ष्मी निधि आ जाते हैं, और खोलवा जो है वही आगे चलकर खैरागढ़ कहलाता है। तो आप यहां से बोल सकते हो कि खैरागढ़ रियासत के जो पहले राजा थे वो थे लक्ष्मी निधि। ठीक है, तो लक्ष्मी निधि 1487 में
यहाँ पर जो है संग्राम सिंह के पास मंडला से जो है वो खैरागढ़ आ जाते हैं और यहाँ बोल सकते हैं खोलवा आ जाते हैं और खोलवे में आकर वो एक किले का निर्माण कराते हैं। उस किले को जहां पर मतलब जब ये किले का निर्माण हो जाता है खोलवा में, तो उस खोलवा को खोलवागढ़ के नाम से जाना जाने लगता है। ठीक है, तो यहां पर जो है 1487 में लक्ष्मी निधि आते हैं और आप बोल सकते हो खैरागढ़ रियासत के जो पहले राजा बनते हैं या खोलवा के जो पहले राजा बनते हैं वो बनते हैं लक्ष्मी निधि। तो खैरागढ़ रियासत का जो पुराना नाम था वो था खोलवा। आगे हम देखेंगे कि खैरागढ़ नाम कैसे पड़ा, लेकिन खैरागढ़ रियासत का पुराना नाम था खोलवा, आपको याद रखना है। और ये खोलवा भूमि किसके अधीन थी? मंडला के संग्राम सिंह के अधीन थी, जो कि सैनिक सहायता जो लक्ष्मी निधि ने दी थी उससे प्रसन्न होकर जो है ये खोलवा परगना उनको दिए थे। क्लियर है। अब यहां पर क्या होता है कि लक्ष्मी निधि के भी दरबार में, जब लक्ष्मी निधि खोलवा में आते तो उनके दरबार में एक दरबारी कवि रहते हैं जिनका नाम रहता है दलराम राव, कहीं कहीं पे दलपत राव नाम लिखा रहता है। ठीक है, इनके दरबारी कवि दलराम राव या दलपत राव जो रहते हैं वो यहाँ पर जो है इनके दरबार में रहते हुए 1494 में एक साहित्य की रचना करते हैं जिसमें उन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग साहित्य में प्रथम बार खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि जो पहले राजा थे उनके दरबारी कवि दलराम राव, कहीं कहीं पे दलपत राव लिखा रहता है, तो उसके जो है छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग साहित्य में उन्होंने पहली बार किया था। क्लियर है यहाँ पर। अब जो है लक्ष्मी निधि जो है उसके बाद हम सीधा आते हैं यहाँ पर लक्ष्मी निधि के बारे में, फिर उनके जो और इतिहास रहा है उनके बेटे वो हमारे काम का नहीं है, उतना हमको नहीं जाना है। जो हमारे काम का पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है हम उसको देखेंगे। अब हम आते हैं सीधा खैरागढ़ रियासत के 16वें राजा में। ठीक है, तो खैरागढ़ या खोलवा उस समय, क्योंकि खोलवा बोल रहे हैं तो हम खोलवा ही बोलते हैं। उस समय 16th राजा जो रहते हैं खोलवा रियासत के, खोलवा उस समय जमींदारी थी, उनका नाम रहता है खड़ग राय। ठीक है, खड़ग राय। तो खड़ग राय जो है आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब छत्तीसगढ़ में नागपुर के भोसला शासक का मतलब अधिपत्य आ जाता है, 1741 में रघुनाथ सिंह को हरा देते हैं, लेकिन बिंबाजी भोसले तो 1757-58 में आते हैं। लेकिन वो तब भी जो है रघुनाथ सिंह के बाद जो है मोहन सिंह रहते हैं। मोहन सिंह जो है वो कहीं ना कहीं तो भोसलों की अधीनता में ही थे। तो यहाँ पर जब 1755 के आसपास जो है जो खैरागढ़ के राजा रहते हैं या खोलवा के राजा रहते हैं खड़ग राय, उनको नागपुर के भोसला वंश के शासक रघुजी भोसले नागपुर बुलाते हैं और यहाँ पर ये नागपुर में जाकर संधि करते हैं। तो जो अभी तक खोलवा परगना था, अब यहाँ पे संधि करने के बाद जो है वो एक निश्चित राशि तय कर दी जाती है कि आप जो है इतनी राशि हमको वार्षिक कर के रूप में देंगे। तो यहाँ पर जो खोलवा के राजा रहते हैं खड़ग राय, वो 1755 में नागपुर के राजाओं से संधि करते हैं और वार्षिक कर देना यानी टकौली देना जो है स्वीकार कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो है परगने को कहा जाने लगा जमींदारी। तो यहाँ पर जो है खड़ग राय के समय खैरागढ़ जो था परगना था वो बन गया जमींदारी। क्लियर है। तो अब यहाँ पर जमींदार बन गए खड़ग राय। ठीक है, या करत प्रमुख बोल लीजिए, क्योंकि वो टकौली दे रहे हैं तो करत प्रमुख हो गए। तो खड़ग राय यहाँ पर 1755 में नागपुर के शासकों से संधि करते हैं। अब यहाँ पर खड़ग राय क्या करते हैं कि पिपरिया, मुस्का और आमनेर नदी के संगम में, पिपरिया, मुस्का और आमनेर नदी के संगम में एक किले का निर्माण कराते हैं और यहाँ पर जो है वो अपने ही नाम पर एक नगर बसा देते हैं, यानी खोलवा के अंतर्गत ही एक नगर बसा देते हैं जिसका नाम रहता है खड़गगढ़। ठीक है, खड़ग अपने नाम पर खड़गगढ़, गढ़ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर किले का निर्माण कराया है। तो खड़गगढ़ रहते हैं, लेकिन वहां पर जहां पे वो किले का निर्माण होता है उस क्षेत्र में बहुत सारे खैर वृक्ष पाए जाते थे। इसी के लिए जो वहां की जनता थी वो उस जगह को खड़गगढ़ ना कहकर खैरगढ़ बोलती थी और यही खैरगढ़ जो है आगे चलकर कालांतर में खैरागढ़ बन गया। क्लियर है। तो खैरागढ़ आप बोल सकते हो एक्चुअल नाम खड़ग राय के समय पड़ा था। तो यहीं से जो खोलवा था वही अब कहा जाने लगा खैरगढ़ या खैरागढ़। क्लियर है। तो ये सब चीजें हुई थी इसके समय, खड़ग राय के समय, जो कि 16वें राजा थे खैरागढ़ जमींदारी के। ठीक, अब यहाँ पर होता है खड़ग राय की जब मृत्यु होती है तो उनके बेटे आते हैं टिकैत राय। 1759 में 1759 में टिकैत राय जो है
वो इस जमींदारी के जो है प्रमुख बनते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी समय टिकैत राय का प्रॉब्लम चलता रहता है परपोड़ी क्षेत्र के राजा से। परपोड़ी जो थी उस समय बेमेतरा के आसपास का एक जगह था, तो वहां का भी एक जमींदारी थी परपोड़ी के आसपास। तो वहां का राजा क्या होता है कि वो इनसे उधार लिया रहता है टिकैत राय से, लेकिन वो उधार नहीं लौटा पा रहा होता। तो अब यहाँ पर टिकैत राय जो रहते हैं वो परपोड़ी के राजा के अंतर्गत कोदुंगा नाम का एक परगना आता था। कोदुंगा नाम के परगने को जो है वो इनसे ले लेते हैं कि आप जो है हमारे पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं, तो उसके बदले में हम आपकी भूमि हड़प लेते हैं। तो कोदुंगा नाम का जो परगना रहता है वो हड़प लेते हैं, अपने जो ऋण नहीं लौटा पा रहे थे यहाँ के जो परपोड़ी के राजा, तो उनके एवज में कोदुंगा परगना उनसे हड़प लेते हैं। तो यही कोदुंगा परगना छुई खदान कहलाता है। ठीक है, यही कोदुंगा जो है वो छुई खदान रियासत बनती है आगे चलकर। ठीक है, तो यहां पर जो है कोदुंगा परगना आ जाता है टिकैत राय के अंदर, लेकिन जो परपोड़ी का राजा रहता है वो इनसे काफी नाराज रहता है। तो टिकैत राय क्या करते हैं, अपने गुरु, ठीक है, अपने गुरु रूपदास वैष्णव से बात करते हैं, क्योंकि ये गुरु रहते हैं उनके रूपदास वैष्णव, उनसे बात करते हैं कि मेरे को एक नया परगना बना है, मिला है कोदुंगा नाम का, तो आप जो है वो यहाँ आइए और यहाँ पर आकर जो मुख्य रूप से जो कोदुंगा क्षेत्र है वो आपको मैं दे देता हूँ, वो भी एक जमींदारी कहलाएगी। तो आप जो है वो जमींदारी मेरे से ले लीजिए और वहां पर आकर अपने शिष्य ब्रह्मदास जी को उस जमींदारी का प्रमुख बना दो। तो यहाँ पर जो है रूपदास वैष्णव इनकी बात को मान लेते हैं और रूपदास वैष्णव जो है यहाँ पर आते हैं टिकैत राय के पास और उनसे जो है ये जमींदारी जो क्षेत्र रहता है कोदुंगा वो ले लेते हैं और वही जो है कोदुंगा में जाकर अपने शिष्य ब्रह्मदास जी, जो कि इनके जो क्या रहते हैं, इनके भतीजे रहते हैं एक्चुअल में, तो इनको जो है ये जमींदारी का प्रमुख बना देते हैं। यानी छुई खदान जमींदारी के जो पहले राजा बनते हैं वो बनते हैं ब्रह्मदास जी। ठीक है, अब क्या होता है, जो कोदुंगा के यहाँ पे राजा रहते हैं वो क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं क्योंकि उनसे ये क्षेत्र हड़पा गया। तो ब्रह्मदास जी क्या करते हैं, कोदुंगा के राजा की जाकर ये परपोड़ी के राजा की हत्या कर देते हैं। तो उसके बाद जो परपोड़ी का दूसरा राजा बनता है वो क्या करता है, आता है और ब्रह्मदास जी की हत्या कर देता है, उनके सिर काट देता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो परपोड़ी के राजा रहते हैं उनके मुख्य रूप से गोंड सेना लेकर आते हैं, गोंडों की सेना लेकर आते हैं और ये आकर जो है यहाँ पर जो रहते हैं ब्रह्मदास जी की हत्या कर देते हैं। तो लेकिन जो यहाँ पर टिकैत राय रहते हैं वो खैरागढ़ से अपनी सेना भेजते हैं और यहाँ से गोंडों को हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ब्रह्मदास के बदले उनके उत्तराधिकारी जो उनका बेटा रहते हैं अल्पव्यस्त तुलसीदास को ये जमींदारी का प्रमुख बना देते हैं। ठीक है, तो जब हम छुई खदान रियासत पढ़ेंगे तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम खैरागढ़ वाली को पार्ट को देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, सन 1816, ठीक है, 1816 में जैसे कि आपको पता है भोसले वंश का शासन यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो 1816 में भोसले शासक क्या रहते हैं, टिकैत राय और राजनांदगांव रियासत के उस समय प्रमुख रहते हैं मौजीराम, या आप बोल सकते हैं खैरागढ़ उस समय जमींदारी थी तो वहां के जमींदार थे टिकैत राय और राजनांदगांव जमींदारी के प्रमुख थे मौजीराम। इनको बुलाते हैं नागपुर और यहाँ पर आकर उनको बोलते हैं कि जो डोंगरगढ़ का जमींदार है वो ना तो हमको टकौली दे रहा है और ना ही क्या कर रहा है, हमको कोई हमारे खजाने भी लूट रहा है। तो आप जो है वापस जाइए अपने क्षेत्र में और दोनों मिलकर जो है आक्रमण करो किसके ऊपर, डोंगरगढ़ की जमींदारी के ऊपर, और उसको हरा दो और उसके बाद जो डोंगरगढ़ का क्षेत्र है मैं आप लोग को दे दूंगा। तो यहां से जो है टिकैत राय जो है वापस आते हैं और टिकैत राय और यहाँ पे मौजीराम जो कि नांदगांव के रहते हैं दोनों मिलकर जो है आक्रमण कर देते हैं किसके ऊपर, डोंगरगढ़ के जमींदार के ऊपर, और डोंगरगढ़ के जमींदार जिनका नाम उस समय जो रहता है घासीदास रहता है उनको यहाँ पर हरा देते हैं। ठीक है, और जो है उस समय घासीदास की हत्या कर देता आप बोल लीजिए। और जो डोंगरगढ़ का क्षेत्र रहता है, क्योंकि जैसे भोसले ने वादा किया था कि हम आपको क्षेत्र दे देंगे, तो जो डोंगरगढ़ का क्षेत्र रहता है वो मिल जाता है टिकैत राय को। उस समय मौजीराम कुछ नहीं बोलते जब टिकैत राय को पूरा डोंगरगढ़ का क्षेत्र इनके जमींदारी में मिला दिया जाता है, तो उस समय ये कुछ नहीं बोलते। ठीक है, अब ये टिकैत राय ने ऐसा महत्वपूर्ण काम किया था भोसलों के लिए, तो यहाँ पर जो है टिकैत राय की टकौली भी बढ़ा दी जाती, क्योंकि उनके क्षेत्र में एक नया क्षेत्र आकर मिलेगा तो पैसे आमदनी उनकी बढ़ेगी, तो टकौली भी बढ़ जाती है। तो ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है।
ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है कि टिकैत राय सिंह इतने खुश हो जाते हैं भोसले कि उनको सिंह की उपाधि देते हैं। ठीक है, यानी टिकैत राय को ये उनके काम से जो डोंगरगढ़ वाला प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए टिकैत राय को सिंह की उपाधि देते हैं। इसके बाद टिकैत राय के बाद जितने भी खैरागढ़ के रियासत के प्रमुख बनेंगे सबके नाम के बाद जो है सिंह लगा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप टिकैत राय के बेटे दिग्पाल सिंह, जो रियासतों के विलीनीकरण में साइन कौन किए थे, वीरेंद्र बहादुर सिंह। ठीक है, सबके नाम पर सिंह लगने की परंपरा यहीं से चालू हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है टिकैत राय जो है यहाँ पर आपको उनका क्षेत्र मिल गया, यहाँ पर डोंगरगढ़ का क्षेत्र मिल गया। जब टिकैत राय की मृत्यु होती है और दिग्पाल सिंह जो है जब यहाँ के शासक बनते हैं, तब जो है राजनांदगांव के जो प्रमुख रहते हैं वो ये मांग करते हैं कि जो है खैरागढ़ और डोंगरगढ़ के क्षेत्र को जितने में हमने भी मदद की थी, तो जो डोंगरगढ़ का कुछ क्षेत्र था वो केस में भी नांदगांव में भी मिला दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो है टिकैत राय शासन करते रहते हैं। और जब टिकैत राय की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनके बेटे आते हैं दिग्पाल सिंह। दिग्पाल सिंह के बाद जो है उनका बेटे आते हैं लाल फतेह सिंह। ठीक है, तो 1865 में जो मुख्य रूप से लाल फतेह सिंह जो है खैरागढ़ के शासक बनते हैं। तो लाल फतेह सिंह के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि इस समय जो है क्योंकि अब आ चुके हैं ब्रिटिश काल। ठीक है, आप देखिए 1865 का काल आ गया। 1865 में लाल फतेह सिंह के समय क्या हो गया, खैरागढ़ की जो जमींदारी थी उसको मिल गया किसका दर्जा, रियासत का दर्जा। ठीक है, अब यहाँ के जो लाल फतेह सिंह थे वो क्या हो गए, पहले सामंत हो गए। ठीक है, तो यहां पर जो है लाल फतेह सिंह को जब ये रियासत दी जाती है तो लाल फतेह सिंह के शासन काल में कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। तो इस कुशासन के आधार पर जो खैरागढ़ की रियासत रहती है वो 1873 में अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेते हैं। यानी खैरागढ़ में जो राजा थे उनके से वो जमीन हड़प लेते हैं और 1873 में अपने कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन जब उमराव सिंह यहाँ पर शासक बनते हैं, यानी इस वंश परंपरा के आधार पर उमराव सिंह आते हैं, तो ये 1883 में वापस खैरागढ़ की रियासत इन राजाओं को ही सौंप देते हैं। ठीक है, तो 1873 में कुशासन के आधार पर खैरागढ़ रियासत को हड़प लिया गया था, लेकिन 1883 में उमराव सिंह के समय जो है ये रियासत वापस दे दी गई थी। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है और इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अपना ये इम्पोर्टेंट है, जब रियासतों का विलीनीकरण होता है 1 जनवरी 1948 को, तो उस विलीनीकरण में जो साइन करते हैं राजा, उनका नाम है वीरेंद्र बहादुर सिंह। तो खैरागढ़ के राजा जिसने विलीनीकरण पत्र में साइन किया था, यानी ये रियासत को छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रांत के हिस्से में या भारत के हिस्से में मिलाने का जो निर्णय लिया था वो लिया था वीरेंद्र बहादुर सिंह ने। ठीक है, तो जब हम ये जब रियासतों का विलीनीकरण वाला पार्ट पढ़ेंगे तब इनके पार्ट को डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से वीरेंद्र बहादुर सिंह ने साइन किया, कब किया, क्यों किया, ये सब चीजें हम तब में देखेंगे जब पूरी रियासतें हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर खैरागढ़ रियासत का इतिहास जो है वो यही था। आपको याद रखना है जो सिंह की उपाधि है, देखिए दिग्पाल सिंह, लाल फतेह सिंह, उमराव सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह, सब सिंह सिंह यहां से ही लगना चालू हुआ क्योंकि टिकैत राय को मराठों ने सिंह की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये है हमारा खैरागढ़ रियासत का जो इतिहास रहा है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं और अन्य रियासतों को भी देखते हैं।